बात करते हैं सेक्शन नंबर 47 की। देखो हमने सेक्शन नंबर 45 में पढ़ लिए थे और सेक्शन नंबर 46 भी पढ़ लिए थे। 45 में हमने क्या पढ़े थे कि जब भी कस्टोडियन के पास गुड्स होते हैं तो उसकी लाइबिलिटीज क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सेक्शन नंबर 46 में अपन ने पढ़े थे कि उसको क्लियरेंस कैसे मिलता है। मतलब क्लियरेंस एक्चुअली हमने क्लियरेंस नहीं पढ़े थे, 46 में हमने बिल ऑफ एंट्री पढ़े थे, है ना, असेसमेंट का पहला डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री। ठीक, अब फिर बीच में हमारा पूरा लिंक टूट गया था और हम सेक्शन नंबर 17, 18 और बाकी की 99A के ऑडिट पढ़ने लगे थे, लेकिन बीच से ये सेक्शन लिंक टूटी थी। और क्यों टूटी थी वो शायद अब क्लियर हो जाए, क्योंकि भी वो प्रोविजंस जानना बहुत ज़रूरी थे असेसमेंट। उसके बाद हम आते हैं किसमें, क्लियरेंस ऑफ गुड्स में। तो क्लियरेंस ऑफ गुड्स में क्या आप देखना है हमको, वंस द कस्टम चेक एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज कंप्लीट। एक बार जो कस्टम चेक हो गया और ड्यूटी का पेमेंट हो गया तो कस्टम ऑफिसर अलाउ कर देंगे क्लियरेंस ऑफ गुड्स। ठीक, सेक्शन नंबर 47। अब सेक्शन 47 क्या बोलता है, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड। प्रॉपर ऑफिसर को हमको किन चीज़ों के लिए सेटिस्फाई करना है कि अगर वो गुड्स होम कंजम्पशन के लिए आए हैं तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है, और साथ साथ उनके ऊपर अप्रोप्रिएट इम्पोर्ट ड्यूटी और कोई भी और चार्जेस जो भी हैं वो पेबल हैं, अगर तो पे हो गए हैं तो फिर वो ये ऑर्डर बना देगा। ठीक है, क्लियरेंस के ऑर्डर के लिए हमको दो ही चीज़ देखनी है, सबसे पहले उसने ड्यूटी पे किया है या नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि कहीं वो गुड्स इनएलिजिबल तो नहीं है होम कंजम्पशन के लिए। ठीक है, मतलब नॉट प्रोहिबिटेड तो नहीं है कहीं। सच ऑर्डर में ऑल्सो भी मेड इलेक्ट्रॉनिकली। ये ऑर्डर हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ऑन बेसिस ऑफ रिस्क इवेल्युएशन थ्रू अप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक, यानी रिस्क असेसमेंट बेसिस पे वो चेक करेगा और फिर ये ऑर्डर रिलीज कर देगा। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट, देखो हमने क्या बोले, दो चीज़ होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ ड्यूटी होना चाहिए और दूसरा हो जाना चाहिए कि वो प्रोहिबिट ना हो। तो इसमें मेन क्लॉज क्या है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी वाला। तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी दो तरीके से हो सकती है, एक तो आपको सीधे सीधे पूरा का पूरा पेमेंट कर देना है और दूसरा है डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड यानी धीरे धीरे करके पेमेंट, मतलब एक तरह से जैसे क्रेडिट होता है उस तरह से आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हो। इन दिस रिस्पेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज परमिटेड फॉलोइंग क्लास ऑफ इम्पोर्ट। अब हर किसी के लिए नहीं है ये अलाउड, ठीक है, अब कि आप ऐसे डिफर्ड पेमेंट कर दो, ये बड़े बड़े इम्पोर्टर्स के लिए और अच्छे क्रेडिट वर्दी इम्पोर्टर्स के लिए, या फिर कोई स्कीम वाले हैं तो वो। तो कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए अलाउड है, एईओ टायर 2 और टायर 3। एईओ क्या होता है, ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ठीक, ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स यानी इनको कहीं से ऑथराइजेशन मिल जाता है और वो इकोनॉमिक ऑपरेटर बन जाती है। ये दूसरा पार्ट है, जो दूसरे चैप्टर का पार्ट है ये। फिलहाल हम बस इसका नाम याद कर लेते हैं, किसको किसको मिलता है, और एईओ को मिलता है। एईओ को मिलता है ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, और ये एक प्रोग्राम के तहत मिलता है। ठीक, या फिर ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग, ए पी यू, एईओ या फिर एपीयू, ऑथराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, एईओ मीन्स अप्रूव बाय द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स अंडर सीबीआईसी। इंटरनेशनल कस्टम के डायरेक्टर द्वारा इसको अप्रूव किया गया। सीबीआईसी के ही इंटरनेशनल कस्टम की बात हो रही है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ऑथोराइज पब्लिक अंडरटेकिंग मीन्स, ऑथोराइज पब्लिक अंडरटेकिंग ये भी डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल कस्टम, मतलब इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है। वो एमसीक्यू क्या हो सकता है कि भैया कौन अप्रूव करता है, तो कौन अप्रूव करता है, डायरेक्टरेट तो करता ही है, लेकिन डायरेक्टरेट किसका, इंटरनेशनल कस्टम का। किसका, इंटरनेशनल कस्टम का। अब आते हैं हम आगे, ऑन मेकिंग क्लियरेंस ऑर्डर। एक बार जो क्लियरेंस ऑर्डर हो गया तो इसको, क्लियरेंस ऑर्डर को क्या बोलते हो ज़्यादातर, पॉपुलरली नोन एज पास आउट ऑफ कस्टम ऑर्डर, यानी कस्टम से बाहर निकलने, पास आउट यानी बाहर निकल जाओ, पास आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर। कस्टम चार्ज से ही अब आप बाहर निकल चुके हो। अच्छा, हमने देखो वो 4 टाइप के बिल ऑफ एंट्री पढ़े थे, उसमें से जो थर्ड वाला था वो हम अपने पास रख देते थे, लेकिन जो सेकंड वाला था जब हम निकलते थे ना तो हम किसको देते थे, कस्टोडियन को। अब हम निकाल ही तो रहे हैं अपने गुड्स कस्टम से, तो जाते जाते जैसे हम पार्किंग में गाड़ी निकालते तो उसको जो बच्ची देते हैं ना, जो उसने हमको पहले दी रहती है, तो ये उसी टाइप की चीज़ है कि हम क्या करेंगे, द बिल ऑफ एंट्री डुप्लीकेट जो सेकेंड वाला था वो हमको किसको दे देना है, कस्टोडियन को, जो कि किसको दे देगा, हु डिलीवर्स द गुड्स टू इम्पोर्टर, क्योंकि कस्टोडियन ही हमको अब गुड्स देगा ना और हम उठा के गुड्स को ले जाएंगे।
कस्टोडियन को हम ये देंगे और वो हमें गुड्स देगा और फिर हम गुड्स को उठा के ले जाएंगे। दीज ऑर्डर्स विल बी पास्ड ऑन द CAS, ये सब चीज़ कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पर होंगी, रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन के तहत होंगी। बस इतने ही है। नाउ टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। तो टाइम लिमिट क्या होगी, एक तो हमने देख लिए थे कि भैया डायरेक्ट पेमेंट करना है और दूसरा है डिफर्ड पेमेंट। तो इसके तीसरे पॉइंट में हम पहले तो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम तीसरे पे आते हैं। इन केस ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स फ्रॉम सच ड्यू डेट एज मे बी स्पेसिफाइड। देखो अभी हम सेक्शन में चल रहे हैं, अभी हम रूल्स में नहीं आए, तो ये स्पेसिफिकेशन हर जगह रूल्स में होता है, इसलिए यहाँ पर वो सिर्फ क्या बोल रहा है, आपको कब पेमेंट करना है, डिफर्ड पेमेंट फ्रॉम सच ड्यू डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रूल्स। जो भी रूल्स बताते हैं उस ड्यू डेट तक आपको कर देना, और अगर आप फेल कर जाओगे तो आपको इंटरेस्ट देना है, और ये इंटरेस्ट 10% से कम नहीं होगा और 36% से ज़्यादा नहीं होगा, फिर वो जो भी एज पर CBIC डिक्लेयर्ड हो। पॉइंट नंबर 3 हमने देख लिया। अब देखते हैं कि शुरू के 2 पॉइंट। अब सबसे पहले अगर सेल्फ असेसमेंट किया आपने, सबसे पहले तो आप सेल्फ असेसमेंट ही करते हो। तो सेल्फ असेसमेंट जब करते हो तो जब भी आप बिल ऑफ एंट्री देते हैं ना, उसके साथ ही आपको पेमेंट कर देना है कस्टम ड्यूटी का। अब अगर रीअसेसमेंट हुआ है, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है या फिर असेसमेंट हुआ है, रीअसेसमेंट, असेसमेंट या फिर प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, तो विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर, जब भी आपने बिल ऑफ एंट्री दिया है, यानी बिल ऑफ एंट्री दो, उसके बाद एक दिन के अंदर अंदर आपको ये दे देना है, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। ठीक, तो ऐसे 3 केसेस हमारे पास आ गए। अब हम बात करने वाले हैं डिफर्ड पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंट टू अवेल बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन। एन एलिजिबल इम्पोर्टर, जो कि 2 ही है, AEO और AUO। AEO और AEO तो हो गया हमारा ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, और दूसरा है APU। ठीक है, ऑथोराइज पब्लिक अंडरटेकिंग। AEO और APU, इन लोगों को क्या करना है, एलिजिबल इम्पोर्टर इंटेंडिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इनको इंटीमेट करना है। किसको इंटीमेट करेंगे भैया, बड़े बड़े लोग को करेंगे, बड़े साहब लोग को, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर को, जिसका भी उस पोर्ट पर क्लियरेंस का है जो रिडिक्शन है। हिज इंटेंट, क्या बताएंगे, इंटेंट, उनकी इच्छा है कि भैया हमको ये बेनिफिट मिल जाए। अब उसकी ड्यू डेट बताइए। देखो ड्यू डेट ना इसमें कुछ याद नहीं करनी है, देखो 15-15 दिन में ड्यू डेट है। ठीक, पहली ड्यू डेट 16 तारीख हर महीने की, और अगर अगला वाला 15 दिन है, ठीक, तो फिर वो 1 तारीख होगा नेक्स्ट मंथ की। लेकिन अगर ये मान लो कि मार्च का है मार्च की अगर वो 1 से 15 डे तक है, तो फिर ठीक है कि भैया 16th ऑफ द मंथ हो जाएगा। लेकिन यदि वो 16 to 31st डे ऑफ मार्च है, तो फिर ये मार्च में लेके मार्च में ही खत्म करना है। TDS के प्रोविजंस में नॉर्मली ये डेट मई तक एक्सटेंड हो जाती है ना, लेकिन यहाँ पर देखो वो कस्टम ड्यूटी में बोल रहा है कि यहाँ का कस्टम यहीं खत्म करो, साल भर की प्रोसेस को साल भर में खत्म करो। तो मतलब इसका क्या मतलब है, जो 115 दिन, मतलब वो गुड्स जो कि करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, वो गुड्स जो कि करस्पॉन्ड करते हैं किससे, आपके मतलब देखो आप 2 ही चीज तो होंगी इसमें, कि या तो आपके गुड्स जो हैं 1 से 15 तारीख के बीच में वाले किसी दिन आएंगे, या तो फिर 15 से 16 के बीच में। तो अगर 5 जनवरी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे 16 डे ऑफ द मंथ ऑफ दैट मंथ तक मेरे को पेमेंट कर देना। और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा क्रेडिट नहीं मिल गया है जो इतना खुश हो रहा है, 15 दिन का ही क्रेडिट मिला है आपको। तो अगर मैं 15 तारीख को करता हूँ तो मतलब मुझे अगले ही दिन करना है, तो ये प्रोविजन मेरे लिए वहां पर कोई काम का नहीं। हाँ, लेकिन 1 तारीख को कर रहा हूँ तो मेरे पास ड्यू डेट है 16 तारीख तक की, तो यही है डिफर्ड पेमेंट। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी जो भी होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली पे होगी, लेकिन अगर असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम को ऐसा रखता है कि रीजन फॉर राइटिंग में है, तो वो पेमेंट को अलाउ कर सकते हैं अदर देन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से। डिफर्ड पेमेंट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कब नहीं मिलेगा डिफॉल्ट, कब नहीं मिलेगा, तो देखो अगर वहां पर एक डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय ड्यू डेट मोर देन वंस, ठीक है, एक बार से ज्यादा 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स में, कब, 3 कंजिक्यूटिव मंथ्स में, सॉरी, मतलब कि देखो लगातार 3 महीनों में हम एक से ज्यादा बार अगर ऐसा गलती कर दे कि हम डे से आगे बढ़ जाए, ठीक, तो फिर ये नहीं मिलेगा।
अनलेस द ड्यूटी विथ इंटरेस्ट हैज बीन पेड, लेकिन फिर उसके बाद भी अगर आप इंटरेस्ट के साथ वो ड्यूटी दे देते हो तो फिर वो मिल जाएगा। द बेनिफिट ऑफ डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी will not be available in respect of goods which have not been assessed or not declared by the importer in the entry। जो गुड्स एंट्री में नहीं डिक्लेयर है उसके लिए वाला पेमेंट नहीं मिलेगा। Mandatory electronic payment of duty। The central government has notified the following classes of importers। इन classes of importers को हमेशा कस्टम ड्यूटी पे करनी है इलेक्ट्रॉनिकली। हैव टू पे कस्टम ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। कौन कौन है? यही जो हमारे एईओ थे सबसे पहले वो, और दूसरे कौन थे? एपीयू। लेकिन एपीयू की यहाँ पर बात नहीं की है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ बात करी है किसकी? इम्पोर्टर्स रजिस्टर्ड अंडर एईओ, ठीक। लेकिन यहाँ पर टायर 2 टायर 3 की बात भी नहीं हो रही, मतलब टायर 1 वाले भी इसमें है, 2 वाले तो हैं ही और 3 वाले तो हैं ही, तो 1 वाले भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो वहां पर देखो जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो टायर 2 और टायर 3 की बस बात कर रही थी, जिनको इम्पोर्ट वालों को जो मिल रहा था, देखो टायर 2 टायर 3। लेकिन यहाँ पर तो केवल जो भी एईओ से रजिस्टर्ड है उसको मिल रहा है बेनिफिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक जिसको मैंडेटरी करना है, तो एईओ वालों को मैंडेटरी करना है, और या फिर वो इम्पोर्टर जो 10,000 से ऊपर की ड्यूटी को पर बिल ऑफ एंट्री पे कर रहा है वो। फिर बोर्ड ने एक सेटअप किया है डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे। क्या सेटअप किया है? पेमेंट गेटवे, जिसका नाम है आइस गेट, ठंडा दरवाजा, थ्रू विच द पेमेंट्स आर टू बी मेड, और इसी के द्वारा हमें पेमेंट्स करना है, किसके? कस्टम ड्यूटी के। The importer need not produce any proof of payment for the clearance of goods in case of ई-पेमेंट। कोई भी पेमेंट ऑफ प्रूफ नहीं देना है। जैसे हम पेटीएम में पेमेंट करते हैं तो कोई प्रूफ थोड़ी देते हैं, वो तो हमारे दुकानदार ज़्यादा समझ नहीं है तो वो मांग लेते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें कोई भी प्रूफ ऑफ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक एमसीक्यू का सवाल बन सकता है कि क्या उसको प्रूफ ऑफ पेमेंट देने की ज़रूरत है? तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नोट, Integrated Declaration under Indian Customs Single Window Project ICSWP। Indian Customs Single Window Project, Single Window Project, Single Window Project, Single Window बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि सब काम अब एक ही दरवाजे से हो जाएंगे, एक ही खिड़की से हो जाएंगे। CBIC has implemented Indian Customs Single Window Project to facilitate trade। क्यों बनाया गया है? जिससे कि हम फैसिलिटेशन दे सकें इसको, ट्रेड को। Under the project, importers and exporters would electronically lodge their custom clearance documents at single point only with the customs। मतलब एक ही बार में वो अपने पूरे तरह के डॉक्यूमेंट्स को वो भर देंगे, कहाँ? उसमें सिंगल विंडो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकली। द रिक्वायर्ड परमिशन, इफ अगर मान लो कि किसी पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसी से रिक्वायर्ड परमिशन है, जैसे कि एनिमल क्वारंटीन, प्लांट क्वारंटीन, ड्रग कंट्रोलर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSSAI, टेक्सटाइल कमेटी, इन लोगों से भी अगर लेनी है तो ये भी ऑनलाइन मिल जाएगी विदाउट द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैविंग टू सेपरेटली अप्रोच दीज एजेंसीज। मतलब इसका ये सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि आपको अगर परमिशन चाहिए इन लोगों से तो ये भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, दिस इज पॉसिबल थ्रू कॉमन सीमलेसली इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम। ये कैसे पॉसिबल है? सीमलेसली इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम से पॉसिबल है। यूटिलाइज बाय ऑल रेगुलेटरी एजेंसीज, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर एंड इंपोर्टर या फिर एक्सपोर्टर। द सिंगल विंडो thus provides the importers या फिर exporter a great point interface। क्या बोलते? सिंगल पॉइंट इंटरफेस फॉर क्लियरेंस। सिंगल पॉइंट इंटरफेस, इंटरफेस यानी बीच का चेहरा, बीच का चेहरा यानी वेबसाइट। तो केवल सिंगल पॉइंट, एक ही वेबसाइट पे आपको जाना है और ये सब जो भी क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं वो दे देना है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बचेगी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। CBIC has since developed integrated declaration। इसके लिए उसने एक चीज लेके आया, क्या? इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन। ये सब चीजें डिक्लेरेशन में देनी है जो हम आइस गेट पे सबमिट करने वाले हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन। अंडर विच ऑल द इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर import clearance by the concerned government agencies has been incorporated into electronic format of bill of entry। बिल ऑफ एंट्री का ही एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। क्या?
इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। और क्या क्या आ सकता है कि बिल ऑफ एंट्री के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को क्या कहते हो, तो आप उसको कहते हो इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन। द कस्टम ब्रोकर और द इम्पोर्टर, क्योंकि ये दोनों को ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे अगर आपको याद होगा, हैज टू सबमिट इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन, क्योंकि इन्हीं को तो डॉक्यूमेंट देना, तो इन्हीं को इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन देना इलेक्ट्रॉनिकली टू सिंगल एंट्री पॉइंट दैट इज कस्टम गेट पे। Separate application form required by different participating government agencies have been dispensed with। ये तो खत्म ही हो गया है वाला चक्कर। कौन सा कि अलग अलग पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट से जो आपको फॉर्म भरने वाले थे, वो तो पूरा फॉर्म ही डिस्पेंस हो गया। देखो ग्रीन से हम लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है खत्म होने, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, डिस्पेंस यानी खत्म होना। द इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन इज applicable for consignments to be cleared under the Indian Custom EDI systems। इसका क्या मतलब है? The integrated declaration is applicable for consignments। ये उन consignments के लिए applicable है जिनको clear करना है under the Indian Custom EDI system for clearance of imported goods in manual mode। अगर manual mode से clearance हो रहा है तो separate documents prescribed by separate agency continues to apply। यानी अगर आपने पहले से ही EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस सिस्टम से नहीं काम किया है, तो फिर आपको मैनुअल सिस्टम में जो आप कर रहे थे उसके पहले कि अलग अलग एजेंसी को आपको जो सेपरेट डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो फिर भी करने पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग सच फॉर्म, द इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें और कुछ चीज़ें आती हैं जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशंस, लेटर ऑफ गारंटी दैट आर प्रेजेंटली रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑन कंपनी लेटर हेड। यानी कि ये सब चीज़ों के छोटे छोटे अंडरटेकिंग्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट है। अपॉन फाइलिंग ऑफ इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन, द बिल ऑफ एंट्री ऑटोमेटिकली भी रिफर टू कंसर्न एजेंसी। जैसे ही आप ये भर दोगे तो वो जो भी आपकी कंसर्न एजेंसी है उसके पास ये चीज़ चली जाएगी बेस्ड ऑन रिस्क। द सिस्टम हैज बीन मॉडिफाइड टू इनेबल साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय पीजीए एंड कस्टम। पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसी और कस्टम के बीच एक के बाद एक ये प्रोसेसिंग होती रहेगी और रिस्क बेस पर जाएगा। किस बेसिस पे जाएगा? बेस्ड ऑन द रिस्क। किस बेसिस पे जाएगा? बेस्ड ऑन द रिस्क। अब फेसलेस असेसमेंट मैं तो नहीं कवर करूंगा क्योंकि ये हर जगह आता है और मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं। पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर, ये नेक्स्ट इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद बस अपने पास एक चीज़ बच जाएगी, वो होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट दूसरे इसमें कवर कर लिए हैं तो फिर हमारे पास केवल और केवल एक ही चीज़ बचेगी, वो होगी पोस्ट वाला भी हम कवर कर चुके हैं मुझे जहाँ तक याद है। तो फिर हमारे पास केवल और केवल जो बैगेज रूल्स है ना वो बचेंगे। ठीक, इसके बाद हम बैगेज रूल्स देखेंगे और उसके बाद वो जो पेमेंट ऑफ ड्यूटी स्टोर्स वाला है वो तो खैर बाद में भी देख सकते हैं। बस चलो देखते हैं।